अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। केमिकल इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस केमिकल इक्विलिब्रियम का, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। देखें, यहाँ से हमें कुछ ना कुछ क्लू मिलता है मास इन एक्शन। और कौन सा मास इन एक्शन? एक्टिव मास। यानी हम कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिव मास के साथ डील करेंगे इन लॉ ऑफ मास एक्शन। और आप लोगों को याद होगा, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्टिव मास पे एक डिटेल वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था, तो वो आप लोग जरूर इसको समझें और देखें। ये ला असल में गोल्डबर्ग और पीटर वेग ने पेश किया था। और इसका स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास कहता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं। रेट और हमारे पास एक्टिव मास, इस पे एक कंप्लीट लेक्चर मौजूद है। देखिए, वो ये कहता है कि रेट यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। यहां पर देखिए, एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। अब यहां पर रिएक्टिंग स्पीशीज का नाम लिया हुआ है, यानी ये रिवर्सिबल के लिए ये लॉ वैलिड है। रिएक्टिंग स्पीशीज रिएक्टेंट भी हो सकता है अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड हो तो ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट का एक ही एक्टिव मास को जाहिर कर रहा है। कल मैंने कहीं ना कहीं एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट किया था, और उसमें मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि एसटीपी पे, या वहां पर मैंने एक डिटेल आप लोगों को समझाया था कि एसटीपी के यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 1 atm प्रेशर पे अगर मैं 1 मोल गैस ले लूं, 1 मोल गैस ले लूं, तो ये 10 की पावर 32 कोलिजन आप लोगों के पास कर लेता है पर सेकंड में। यानी 1 सेकंड में आप लोगों के पास जो कोलिजन है वो 10 की पावर 32 कोलिजन कर सकता है गैस, 1 मोल ऑफ गैस। अगर मैं ये 2 मोल करता हूं, 2 मोल पर डीएम क्यूब, तो ये 10 की पावर 64 हो जाएगा। यानी एक्टिव मास बढ़ाने से मॉलिक्यूल के दरमियान मॉलिक्यूल बढ़ते हैं, तो मॉलिक्यूल बढ़ते हैं तो उसके दरमियान कोलिजन भी बढ़ता है। कोलिजन बढ़ता है तो रेट जो है वो बढ़ जाता है, रिएक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये इसकी मैंने डिटेल डिस्कशन कल दी हुई थी। तो ये एक्टिव मासेस जो है, अगर रिएक्टेंट का एक्टिव मास बढ़ रहा है, बड़ा है, ज्यादा है, उसके मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो वो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर प्रोडक्ट का एक्टिव मास बढ़ा यानी उसके मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, तो वो आपस में कोलाइड करके बैकवर्ड रिएक्शन शुरू कर देगा, ज्यादा हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन, और रिएक्शन जो है बैकवर्ड मूव करना शुरू कर जाएगा। यहां पर एक जनरल रिएक्शन जो है वो यहां पर मैंने लिखा हुआ है और आप लोगों के बुक में भी मौजूद है। वो देखिए, यहां पर ए एक रिएक्टेंट है जिसका स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी मोलर रेशियो स्मॉल ए से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। बी एक रिएक्टेंट, ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट है, और स्मॉल जो लेटर दिखाई दे रहे हैं ए बी, ये उसके स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी मोलर रेशियोज हैं। देखिए, ये प्रोडक्ट सी बना रहा है और डी भी बना रहा है। अब इनिशियली अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करें कुछ मैथमेटिकल टर्म्स पे, तो इनिशियली अगर हम देखें तो ए और बी जो है वो ज्यादा होंगे, क्योंकि ए और बी ने आपस में रिएक्शन स्टार्ट कर देना है इनिशियली, तो स्टार्ट फॉरवर्ड रिएक्शन से होगी। यानी ए और बी आपस में मिलके फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा कर देंगे, क्योंकि ए और बी का जो एक्टिव मास है वो ज्यादा होगा इनिशियली। तो इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है हमारे पास ए का एक्टिव मास और बी के एक्टिव मास से। अब मैंने कल बताया था एक्टिव मास की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट की मैंने वैल्यू भी बताई थी आप लोगों को, मोल पर डीएम क्यूब है। क्लियर है? वो कल मैंने आप लोगों को समझाया था। तो ये देखिए, यहां पर आप लोगों के पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। अगर ए और बी यानी रिएक्टेंट का अगर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, कोलिजन बढ़ेगी, मॉलिक्यूल बढ़ेंगे। अब देखिए, यहां पर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको मैं खत्म करने की कोशिश करता हूं, एक इक्वल साइन से, तो जाहिर सी बात है एक कांस्टेंट लगाना होगा। और यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करके केएफ से मैंने खत्म किया, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट। ए और बी अपनी जगह पे आ गए। आफ्टर सम टाइम देखिए, कुछ वक्त के बाद जो है, पहले तो हमारे पास रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, कुछ वक्त के बाद हमारे पास प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। अब प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ तो प्रोडक्ट का एक्टिव मास ज्यादा होगा। अब प्रोडक्ट कुछ वक्त के बाद बैकवर्ड रिएक्शन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि कौन बढ़ रहा है? प्रोडक्ट बढ़ रहा है, उसी एक्टिव मास उसका बढ़ रहा है, तो बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम
रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है, जितना भी वो बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है वो तो प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है ना। अगर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सी की कंसेंट्रेशन, यानी सी का एक्टिव मास और डी का एक्टिव मास, ये दोनों प्रोडक्ट में मौजूद है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पर भी प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए मैंने एक कांस्टेंट लगाना होगा, वो के बी मैंने कांस्टेंट लगाया, जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, और सी और डी अपनी जगह पे प्रोडक्ट। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ऐसा वक्त आएगा ना कि फॉरवर्ड रिएक्शन अगर 10 मिनट में हो रहा है तो 10 मिनट में बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम एक ना एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर की खासियत ये है कि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो जाएगा और हमारे पास देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू ये है, ये के एफ इज इक्वल टू ए की कंसेंट्रेशन टू बी की कंसेंट्रेशन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है, के बी इंटू सी की कंसेंट्रेशन डी की कंसेंट्रेशन। तो यहां पर आर एफ की वैल्यू पुट कर दें और आर बी की वैल्यू जो है वो पुट कर दे। देखिए के एफ ए की कंसेंट्रेशन इंटू बी की कंसेंट्रेशन, ये आर एफ की वैल्यू है, ऊपर मैंने लिखी हुई है, और ये वैल्यू जो है वो के एफ की वैल्यू है। देखें के बी की वैल्यू है, आर बी की ये वैल्यू है, के बी सी की कंसेंट्रेशन इंटू डी की कंसेंट्रेशन। तो इसको रीअरेंजमेंट क्या है, दोनों साइड को आप के बी से डिवाइड कर दें। रीअरेंजमेंट में क्या कर दें, दोनों जो साइड्स हैं इस साइड को भी के बी से डिवाइड कर दें, इस साइड को भी आप किससे डिवाइड कर दें, के बी, और के बी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये रीअरेंजमेंट जब आप करेंगे तो हमारे पास के बी जो है वो इसके नीचे आ जाएगा ना, और यहां से चला जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास के एफ बाई के बी इंटू ए की कंसेंट्रेशन बी की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू सी इंटू डी रह जाएगा। अब इस इक्वेशन को मैं दोबारा रीअरेंज करता हूं और दोनों साइड को मैं ए की कंसेंट्रेशन इंटू बी की कंसेंट्रेशन पे क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। तो ए और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी नीचे चला जाएगा ना। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा, के एफ, देखिए ए बी तो चले गए, के एफ बाई के बी इज इक्वल टू सी की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाई डी की कंसेंट्रेशन, ए के कंसेंट्रेशन टू बी की कंसेंट्रेशन। अब देखिए के सी जो है यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है, हम जानते हैं के एफ बाई के बी इज इक्वल टू के सी। अब ये एक नया वर्ड आ गया के सी। ये के सी जो है, के सी हमारे पास एक रेशियो होती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन से ली गई होती है, यानी ये केसी जो है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, केसी पे एक अलग लेक्चर आएगा इंशाल्लाह इसके बाद। केसी जो है वो एक ऐसी रेशियो है जो कि हम इक्विलिब्रियम पे लेते हैं। इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हुआ, यानी इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हुआ, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इन दोनों की जो रेशियो है आर बी, आर एफ और आर बी की जो वैल्यू है, आर एफ और आर बी की जो वैल्यू है रेट ऑफ बैकवर्ड, यहां पर या पे यू कह सकते के एफ और के बी की जो वैल्यू है, या फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की दोनों की हम रेशियो निकाल रहे हैं, उस रेशियो हम क्या बोलते हैं, केसी बोलते हैं। ये केसी जो है, केसी की हैसियत ये है, केसी की खासियत यह है कि ये हम एट इक्विलिब्रियम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, एट इक्विलिब्रियम। और ये केसी की वैल्यू डिसाइड करेगा कि हमारे पास इक्विलिब्रियम जब मेंटेन हुआ तो नेट आउटकम तो इक्विलिब्रियम पे जीरो होता है ना। तो जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ उस इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट ज्यादा है कि रिएक्टेंट ज्यादा है, यानी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन बताना किसका काम है, केसी का काम है। और केसी असल में रेशियो होती है प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट की, या फिर के एफ बाई के बी की, दोनों की हमारे पास हम कह सकते हैं जो के एफ बाई के बी की जो रेशियो है वो किसके बराबर है, केसी के बराबर है। या फिर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो रेशियो है उसको भी हम केसी बोल सकते हैं। और ये क्या बताएगा, केसी इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट होती है और ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है वो बताने के लिए हमारे पास क्या यूज होता है, केसी। तो केसी इज इक्वल टू सी की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डी इंटू, ये आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए ये जो मैंने लगाया हुआ है, देखिए ये आपस यहां पर ए और बी, ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये प्लस में है, तो यहां पर मैंने यहां पर पावर्स में लगाया है ताकि यहां पर जब प्लस में है तो यहां पर भी प्लस में हो, यानी एडिशन में हो। क्योंकि यहां पर
जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका भी मोल पर डीएम क्यूब, इसका भी मोल पर डीएम क्यूब। तो मोल पर डीएम क्यूब यानी इसके ऊपर अगर मैं सीडी लगा दूं तो वो सीडी जमा होंगे, जहां पर ये जमा हो रहा है तो वहां पर भी ये प्लस होंगे। रीजन ये है कि यहां पर मोल पर डीएम क्यूब यानी बेस तो सेम है ना, यहां पर भी मोल पर डीएम क्यूब है, यहां पर मोल पर डीएम क्यूब है, तो यहां पर हमारे पास दोनों जो C प्लस डी है या A प्लस बी है, ये दोनों आपस में यहां पर ऐड हो रहा है, तो यहां पर भी आपस में क्या हो जाएंगे, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐड होंगे। यानी केसी सिंपली बराबर है प्रोडक्ट, ये सीडी क्या था, प्रोडक्ट था ना, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। याद रखें अगर प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी तो केसी की वैल्यू जो है वो ज्यादा आएगी, और अगर रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो केसी की रेशियो जो है, केसी की जो वैल्यू है वो कम आएगी, और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में बराबर है तो केसी की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 1 आएगी। केसी के ऊपर इंशाल्लाह हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को लॉ ऑफ मास सेक्शन समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।